जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को टीम शिक्षा के चैनल की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त मॉर्निंग का करेंट अफेयर्स लेके आ गया हूँ 6 AM। आज 17 अगस्त है। आज देखते हैं आज के करेंट अफेयर्स अपडेट्स क्या हैं, जो आपके वन डे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी में ये इम्पोर्टेंट होंगे। आप इसको तैयार करें और अपने एग्ज़ाम को और अच्छे से दें। अभी आपका IBPS के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और RRB के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसमें करंट अफेयर्स आएंगे ही आएंगे। प्री में नहीं आएंगे पर मेंस में ज़रूर पूछे जाएंगे। और रेलवे के एग्ज़ाम, स्टेट के एग्ज़ाम, सभी में आपके ये एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाएंगे क्वेश्चंस। आज के करंट अफेयर्स अपडेट कर शुरू करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में विश्व बैंक की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। इसका सही जवाब है 1 जुलाई 1944 में वॉशिंगटन DC में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। विश्व बैंक जो है वो वर्ल्ड बैंक जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसको 1 जुलाई 1944 में वॉशिंगटन DC में खोला गया था। वॉशिंगटन DC जो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल है। वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, वर्ल्ड बैंक का जो काम है वो सभी विकसित देशों और विकासशील देशों जो हैं उन सभी देशों में आर्थिक सहायता प्रदान करना, किस देश में कहाँ ज़रूरत है, किस जैसे महामारी हो गई या भुखमरी हो गई तो वहाँ पे अगर वो देश के लिए फंड इकट्ठा करना, विकसित देशों से लेके वहाँ के देशों में देना, ताकि सभी देशों में सामान्य तरीके से सब कुछ अर्थव्यवस्था चल सके। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक ये लोगो है, ये आपका वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन DC का ये ऑफिस है। बहुत ही भव्य ऑफिस है, बहुत ही बड़ा ऑफिस है वॉशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का। आर्थिक मदद के लिए जितने भी देश हैं सबसे पहले यहीं आते हैं। अगर यहाँ से नहीं मिलता तब बाकी आप सुने होंगे एशियाई बैंक, ये सब। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में 187 सदस्य देश हैं। चलिए अब आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ICC ने 2020-21 के T20 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंप दी है। ICC has handed over the hosting of 2021 T20 World Cup to which of the following country? इसका सही जवाब है इंडिया। ICC ने 2021 की 2021 की जो होस्टिंग है, मेजबानी है, वो भारत को सौंप दी है। अब पहले यही होस्टिंग जो है ऑस्ट्रेलिया को थी 2020 में। कोरोना वायरस के कारण इस साल जो ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में T20 विश्व कप होना था वो 1 साल के लिए टल गया है। वहीं अगले साल 2021 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप जो था वो भारत में होगा। न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले ICC महिला विश्व कप 2021 को कोरोना वायरस के कारण फरवरी मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही जो मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा उसको लेके एक अहम फैसला लिया गया है कि साल 2021 में जो T20 विश्व कप होगा उसकी मेज़बानी अब भारत करेगा और 2022 में जो टूर्नामेंट होगा उसकी मेज़बानी अब ऑस्ट्रेलिया करेगा। पहले ही ऑस्ट्रेलिया में था, उसके बाद भारत में था, इसको अब उल्टा कर दिया। अब पहले भारत में होगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होगा। जो ICC है इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। देख, due to the coronavirus, T20 World Cup in Australia in October this year has been postponed for a year. At the same time, the T20 World Cup to be held in the next year, that is 2021, will be in India only. The next year ICC Women Cricket World Cup in 2021 in New Zealand has been postponed until the February match 2022 due to the coronavirus epidemic. Along with the important decision have also been taken regarding the men's T20 World Cup. The T20 World Cup had to be held in the year T21 will be held in India, while the Australia will be hosting the 2022 टूर्नामेंट। तो 21 का जो होस्टिंग होगा वो भारत करेगा और 22 का जो होस्टिंग होगा वो ऑस्ट्रेलिया करेगा। ये है ICC कप, ये T20 वर्ल्ड कप जो जिसका हेडक्वार्टर ICC का दुबई में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द नेशनल सैनिटाइजेशन सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? इसका सही जवाब है सी, दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल सैनिटाइजेशन सेंटर का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से संवाद किया, उन्हें स्वच्छता की लड़ाई में अपनी सेना बताया। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर की थी। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the National Sanitization Center built under the Swachh Bharat Abhiyan in national capital Delhi. At the inauguration of the National Sanitization Center, PM Modi attracted with the children and described them as their army in the fight for the sanitization. The National Sanitization Center dedicated to the Mahatma Gandhi was first announced by the Prime Minister on 10th of April 2017 on the occasion of completion of 100 years of गांधी जी चंपारण यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी द्वारा चंपारण के उसमें 100 वर्ष पूरे होने पर स्वच्छता के लिए एक अभियान शुरू किया था। इसका नई दिल्ली में नेशनल सैनिटाइजेशन सेंटर के उसमें उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने ये वर्चुअल के उद्घाटन किया और साथ ही वर्चुअली ही बच्चों से भी संवाद किया ताकि आप ही स्वच्छता की आर्मी है, ऐसा उन्होंने बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन जो है ये बना हुआ है, ये लोगो है वो नेशनल सैनिटाइजेशन केंद्र का। इसको एक लोगों के उसमें बनाया गया ताकि इसमें महात्मा गांधी के जो चंपारण है उसको भी देखते हुए बनाया गया है। और ये पूरे इसमें जो भी है सब कुछ मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, इसीलिए इसके लोगों में मेड इन इंडिया का वो शेर का लोगो भी बनाया गया है। दिल्ली के बारे में कुछ जानते हैं। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वो अनिल बैजल हैं। दिल्ली के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम DN पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? Who among the following have been elected the new chairman of the Union Public Service Commission? इसका सही जवाब है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक आयोग का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया चेयरमैन बनाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार जोशी का कार्यकाल 4 अप्रैल 2022 तक रहेगा। जोशी 12 मई 2015 को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बने थे। उन्हें UPSC के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। संघ लोक सेवा आयोग देश के नौकरशाहों और राजनयिकों के चयन करने के लिए एक सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। The term of the new chairman of the Union Public Service Commission, Pradeep Kumar Joshi, will be till April 4, 2022. Joshi became a member of Union Public Service Commission (UPSC) on 12th May 2015. He was administered the oath of office and the secrecy by the outgoing chairman of the UPSC, Arvind Saxena. The UPSC (Union Public Service Commission) conducts civil service examination to select the country's bureaucrats and diplomats. Joshi have also been chairman of the both छत्तीसगढ़ and मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए ये हैं प्रदीप कुमार जोशी जी जिन्हें UPSC का नया चेयरमैन बनाया गया है। इससे पहले ये 2015 में उन्होंने UPSC की सदस्य बने थे और उससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य सरकार की जो राज्य सेवा परीक्षा होती है उसके वो अध्यक्ष थे राज्य सेवा आयोग के। ये है UPSC का
लोगो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस। और देखिए यूपीएससी जो है इतने एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आईसीएसएस एग्जामिनेशंस, सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांड एग्जामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, सीआईएसएफ ऑफिस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, को जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन कंबाइंड। इस तरीके के यूपीएससी जो है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती। इसमें सिविल सर्विस जो होती है वो सबसे टॉप पे इसको माना जाता है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स जो देश के जो डीएम होते हैं और डीआईजी आईजी जो एसपी ये लोग बनते हैं, जो आईपीएस जिनको कहते हैं, वो इसी सेवा से आते हैं। और जो इंडियन फॉरेन सर्विस जो होती है जिसमें डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर चुने जाते हैं, वो इसी सर्विस से आते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू बनाए जाते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी कई डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपकी रेलवे है, रिवेन्यू है, डिफेंस है, कई तरीके के उसमें डिपार्टमेंट्स हैं, सर्विसेज हैं, उसमें नियुक्ति होती है। इसमें डिप्लोमेट्स और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको थोड़ा सा टॉप प्रायोरिटी मिलती है, और दूसरा ये टॉप रैंकर्स को ही उपलब्ध होती है। यूपीएससी देश की एक सबसे अच्छी परीक्षा मानी जाती है, जिसमें जो जैसे बाकी परीक्षाएं भी हैं, लेकिन फ्रेंड जैसे आपका एसएससी हुआ, बाकी जो स्टेट है, कभी कभी उसमें पेपर आउट हो गया, कभी कुछ डिले हो गया, होता रहता है, लेकिन यूपीएससी में कभी ऐसा नहीं होता है। करंट के ईयर में कोरोना वायरस के कारण यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन टला, ये तो पूरे विश्व में पहला, इसलिए यूपीएससी का पेंडेमिक को देखते हुए यूपीएससी ने परीक्षा को टाला, वरना यूपीएससी में कभी आज तक परीक्षा टली नहीं है। और यहाँ पे जो पेपर जांच होती है, निष्पक्ष पेपर की जांच होती है, और आपका योग्यता के अनुसार आपको नियुक्ति मिलती है। यूपीएससी में रिटर्न जो होता है उसमें भी मेहनत करनी, मेन इंटरव्यू होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उसमें इंटरव्यू में आपका नॉलेज चेक नहीं होता, आप किस तरीके से पर्सनैलिटी आपकी वहाँ पे शो करते हैं, किस तरीके से आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो आप किस वे में उसका जवाब देंगे, वे ऑफ सेटिंग, ये सब इसमें सबसे ज़्यादा मेन होती हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू फॉर्म इट्स ओन बोर्ड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन? इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने अगले सत्र से अपना खुद का बोर्ड बनाने की घोषणा कर दी है। दिल्ली के जो शिक्षा व उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना एवं रूपरेखा को तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया था। दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था का काम करेगा। यह सभी कक्षा के बच्चों के लिए व्यवस्था होगी। Delhi Education and Deputy Chief Minister Manish Sisodia said that Delhi owns the Board of Education will start working from the next session. Last month, the Delhi government constituted the 2 committees to formulate a plan and framework for a formation of a state board education and the curriculum reforms. The Education Board of Delhi will work on a system continuous elevation throughout the year. This will be the arrangement for the all children of the class. देखिए ये है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। इन्होंने ये घोषणा की है कि अगले साल से दिल्ली का खुद का एक स्टेट बोर्ड होगा। जैसे आप उत्तर प्रदेश में सुनते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड, बिहार में बिहार प्रदेश स्टेट बोर्ड, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड, वैसे दिल्ली जो है अब अपना स्टेट बोर्ड बनाएगा, जिसका नाम दिल्ली बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन रखा गया। इसके लोगों में लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर और बीच में लोगो, साथ में सुभाष चंद्र बोस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और रविंद्रनाथ टैगोर जी की फ़ोटो लगाई गई है। ये जो
सत्र है ये इसी साल सत्र शुरू होता है, लेकिन कोरोना एपिडेमिक को देखते हुए इसको अगले साल के लिए शुरू किया जाएगा, अगले साल से। और इस साल कैसे मूल्यांकन होगा, कैसे सभी क्लास के बच्चों के लिए लागू होगा, नर्सरी से लेकर 12th तक के सभी क्लास के बच्चों के लिए ये लागू हो जाएगा। तो उस तरीके के बोर्ड बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने पहल शुरू की है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के जो राज्यपाल हैं उनका नाम अनिल बैजल है। दिल्ली के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम DN पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लॉन्च हाउ मेनी lakhs crore rupees financing facility under the agriculture infrastructure fund through the video conferencing? इसका सही जवाब है आपके लिए बी, 1 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत कृषि अवसंरचना कोष में 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ की वित्त पोषण की सुविधा शुरू करने किसानों को राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान निधि योजना के तहत की 6ठी किस्त जारी की गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना के कहर के बीच किसानों को बड़ी राहत दी है। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 तक होगी। इस योजना के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की PM किसान योजना के तहत 6ठी किस्त भी जारी की है। The central government has given relief to the farmer by starting a financial facility by 1 lakh crore rupees. Prime Minister Modi released the 6th installment of the fund under the PM Kisan Nidhi scheme. The central government has given big relief to the farmer amidst the havoc of the corona. The duration of this scheme will be from the financial year 2020 to 2019. During this program, the Prime Minister also released the 6th installment under the PM Kisan Yojana, about of 17,000 crore rupees to about 8.5 crore farmer. देखिए ये है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत जो है हमारे किसान भाइयों के सीधे अकाउंट में कोरोना के कारण जो क्षति हुई है उसमें उनके अकाउंट में, सभी किसान भाइयों के अकाउंट में 2,000 से 5,000 रुपये के बीच में जमा किया गया है। और अगर आप किसान समाधान योजना के तहत अगर आपको नहीं मिला है या आपको कुछ और जानकारी चाहिए कि फसल कैसे लगाएं, क्या क्या वहाँ पे उर्वरक किस ज़मीन में किस तरीके के होंगे, उन सभी जानकारियों के लिए ये PM किसान समाधान निधि योजना एक पोर्टल बनाई गई है, उसमें आप देख सकते हैं। और सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना लागू की गई है उन सभी का आप इसमें विवरण से पढ़ सकते हैं। ये हम सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा पहल है और इसमें एक मूल्य भी निर्धारित करने जा रही है सरकार, जिससे कि किसान भाइयों को मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? Who among the following was sworn in as in the Prime Minister of the country for the first time in Sri Lanka? इसका सही जवाब है ए, महिंदा राजपक्षे। महिंदा राजपक्षे श्रीलंका में चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के 74 वर्षीय नेता महिंदा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। श्रीलंका में 68 लाख मतदाताओं ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान प्रतिशत 59.9% रहा। महिंदा राजपक्षे 2005 से 2015 के बीच करीब एक दशक तक देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। The 74-year-old Sri Lanka People's Party Mahinda Rajapaksa was sworn as in the country Prime Minister for the fourth time on 9th of August 2020. Mahinda Rajapaksa's younger brother, Sri Lankan Prime President,
Gotabaya Rajapaksa administered him as the oath of the Prime Minister. In Sri Lanka, 68 lakh voters exercised their franchise and the voting percentage was 59.9%. Mahinda Rajapaksa has also been president of the country nearly a decade between the 2005 and 2015. देखिए ये है महिंदा राजपक्षे, इन्होंने चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में श्रीलंका में शपथ लिया है। ये है श्रीलंका का नेशनल फ्लैग, ये है श्रीलंका का मैप। देखिए भारत से यहाँ पे साउथ की तरफ में पड़ता है, ये श्रीलंका का मैप है। यहाँ पे श्रीलंका की जो राजधानी है वो कोलंबो है। श्रीलंका जो है यहाँ के फेमस क्रिकेटर्स है सनत जयसूर्या, महिला जयवर्धने, ये सब फेमस क्रिकेटर हैं। श्रीलंका और भारत के बीच में बहुत ही अच्छा राजनयिक संबंध है। श्रीलंका जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। महिंदा राजपक्षे जो हैं वो एक दशक तक श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, 2005 से 2015 तक। वर्तमान में उन्हें चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ये 74 वर्ष के हैं। श्रीलंकन रुपीस यहाँ की मुद्रा है। चलिए फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। जाते जाते आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में जरूर पूछता हूँ, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे हमें ज़रूर फॉलो करें। डेली करंट अफेयर क्विज देखने के लिए टीम शिक्षा को रेगुलर फॉलो करें। जय हिंद दोस्तों।